नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का अंतिम भाग। दोस्तों, नंबर सिस्टम के कई वीडियो दिए जा चुके हैं। आज के वीडियो में ढेर सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, लगभग 50 प्रश्न हैं और ये आज का नंबर सिस्टम का अंतिम भाग है ये। और इसमें ढेर सारी विविधता है। नंबर सिस्टम के इतने पार्ट इसलिए आए कि किसी भी एग्जाम में जो है, जैसे BSS CGL में, इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें ढेर सारी विविधता है। इसके कारण इसके ढेर सारे पार्ट ला गए। और आज के पार्ट में भी जो है, अंतिम भाग जो है, इसमें भी ढेर सारे विविधता वाले 50 प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और हर प्रश्न में कोशिश किया गया है कि आपको मौखिक बनाने का प्रयास किया जाए और आप एग्जाम में भी उसी तरीके से मौखिक बना सके दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। BSSC की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 150 प्रश्नों में से सभी प्रश्न को हल किए तथा कुल 450 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 4 अंक प्राप्त होता और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाए तो परीक्षार्थी ने कुल कितने प्रश्न गलत किए और कितने, तो इसको निकालना है कुल कितने प्रश्न गलत किए। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को भी संख्या रेखा पर बनाते हैं हम। फॉल्स ट्रू, कुल 150 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा। यदि सारे सही हो जाएं तो कितना अंक मिलेगा। 150 क्वेश्चन हैं, 4 अंक मिल रहे हैं, यानी कि 600। यदि कैंडिडेट के सभी सही हो जाएं तो 600 मिल जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और यदि सभी गलत हो गए तो कितना मिलेगा। 150 क्वेश्चन है, 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी -150। -150 और 600, लेकिन उसका मिश्रण क्या है, 450। मिश्रण आपका है 450। आपको निकालना है परीक्षार्थी ने कितने गलत किए कितने सही किए, कितने प्रश्न गलत किए ये निकालना है। यानी फॉल्स की संख्या आपको निकालनी है, कितने फॉल्स किए उसने। तो अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, उसको पलट देंगे, अनुपात निकल जाएगा। यानी यहाँ की जो दूरी हो जाएगी इसका हो जाएगा और यहाँ वाले की जो दूरी हो जाएगी ये इसका मात्रा निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं -150 से 450 के बीच की दूरी 600। -150 से 0 आएंगे, 150 हो गया, फिर 0 से 450 450, तो 600 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गया 150, 450 से 600 की दूरी 150। इन दोनों को कटाइए, ये 1 हो गया और ये 4, यानी सही और गलत का अनुपात देख लीजिए। यानी कि 4 सही, 1 गलत 4 सही, कुल जो है 1 गलत और 4 सही किया। तो कुल 150 क्वेश्चन में से देखिए 1 और 4 का रेशियो है, तो 5 भाग में विभाजित कर दीजिए। 150 को 5 भाग में विभाजित किए तो 30 और 120। कैंडिडेट ने 30 क्वेश्चन सही किए, गलत किए और 120 क्वेश्चन सही किए। सही और गलत का रेशियो निकल गया कुल। ये रेशियो था एग्जैक्ट। फॉल्स और ट्रू का अनुपात था 1:4। अब इसको 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को विभाजित कीजिए तो वो निकल जाएगा 30:120। गलत कितने किए, 30 क्वेश्चन, सही कितने किए, 120 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा गलत कितने किए, 120 क्वेश्चन सही है, 30 गलत। बी आंसर हो जाएगा। 12 नोटबुक और 16 पेन की कीमत 852 रुपये है, तो 9 नोटबुक और 12 पेन की कीमत क्या होगी। देखिए 12 और 16 है और निकालना है 9 और 12 का, यानी देखिए 3/4 हो जा रहा है और ये भी 3/4 हो जा रहा है। यानी कि गुना 3/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसमें गुना 3/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यानी कुल मटेरियल की संख्या 3/4 गुना हो जा रही है, तो कीमत भी हो जाएगा। 852 है, इसका 3/4 गुना कितना हो गया, 4 का 800, 200 हो गया और 52 का 13, यानी 213 गुना 3, 2 × 639।
639 रुपये। बी ऑप्शन 10 कैलकुलेटरों और 12 घड़ियों की कीमत 11,100 रुपये है। 30 कैलकुलेटर और 36 घड़ी की कीमत क्या होगी? पहले था 10 कैलकुलेटर प्लस 12 घड़ी, अब कितना हो गया? 30 कैलकुलेटर प्लस 36 घड़ी, यानी कि 3 गुना हो गया, संख्या 3 गुना हो गया। तो कीमत जो है 11,100 था, तो भी 3 गुना हो जाएगा। कुल कीमत 11,100 गुना 3, 33,300। ऐसे जब भी क्वेश्चन रहे तो इनके सीधे गुणज के रूप में यदि है 3 गुना जैसे है संख्या कुल, तभी निकल सकता है, अदरवाइज होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर सीधे यहाँ पर गुणज के रूप में इनका ना हो तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा अपर्याप्त हो जाएंगे। 24 बैट और 32 स्टिक्स की कीमत 5600 रुपये है। 3 बैट और 4 स्टिक्स की कीमत क्या होगी? 24 बैट प्लस 32 स्टिक की कीमत है 5600 रुपये। अब 3 बैट और 4 स्टिक, 3 बैट और 4 स्टिक 8 से भाग दे दीजिए। 3 बैट और ये हो गया 800 के 32, इसको भी 8 से भाग दे देंगे, 700। इसके गुणज के ही रूप में है, 1/8 गुना है। यदि पूरा पूरा भाग लगने गुना करने वाली स्थिति ना हो तो निकाला नहीं जा सकता, फिर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 8 है। इन संख्या के से 18 घटाने पर दोनों अंक परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन देखकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंतर 18 है, यानी कि घटाने पर जो संख्या का 18 घटाने पर पलट जाता है, यानी कि दोनों संख्या के बीच अंतर 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्यों हो जाएगा इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले देख लीजिए कि आंसर क्या होगा। फिर 2 हो जाएगा तो देखिए योग 8 और अंतर 2, योग 8 नहीं है, योग 8 नहीं है, योग 8 अंतर 2 दोनों में है। 18 घटाने पर स्थान पलट जाता है, यानी कि पहले संख्या बड़ी है, पहले संख्या बड़ी है, इसमें 18 घटा देंगे, स्थानों का अंक जो है, अंकों का स्थान पलट जाएगा, 35 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 53। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको ट्रिक बताते हैं कि संख्या में 18 घटाने पर अंक परस्पर पलट जाते हैं स्थान। ये जब भी होगा घटाने पर ना 9 का गुणज ही होगा, 9, 18, 27, 36। तो जब आपका ये दिया हुआ है कि अंकों का में इतना घटाने पर स्थान पलट जाता है, जोड़ने पर स्थान पलट जाता है, तो उससे आप निकाल लीजिए कि गैप कितना होगा। यदि दोनों के बीच घटाने पर पलट जाएगा, 9 घटाने पर पलटेगा तो गैप दोनों के बीच 1 होगा, 18 होगा तो 2 गैप हो जाएगा, 27 होगा तो 3 गैप हो जाएगा, 36 होगा तो 4 का गैप हो जाएगा संख्याओं के बीच। इसके बाद आपको सोल्व करना आसान होगा। मान लीजिए कि संख्या है 21 और 11, 21 और 12, स्थान पलट गए, दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ अंतर हो जाएगा 9। मान लीजिए है कि 31 और 13, इनके बीच जो गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो स्थान पलटने पर जो है 9 दूनी 18 का गैप हो जाएगा। देख लीजिए घटा के, यदि मान लीजिए 53 या 51 और 51 और 15, 4 का अंतर है, इसका अंतर हो जाएगा 36। आप देख लीजिए घटाकर, ये आप जानिएगा कि 9 के गुणज के रूप में होगा, और जितना 9 का गुणज होगा उन दोनों के बीच का गैप उतना ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। एक संख्या का 1/4 उसके 1/7 से 24 अधिक है, वह संख्या क्या है? एक संख्या का 1/4, संख्या x है, उसका 1/4 उसके 1/7 से
1/4 भाग 1/7 यानी x/4 घटाओ x/7 24, यही आपका है। ये भी लिख सकते थे यहाँ भी। अब इसको सोल्व कीजिए। 28 7x घटाओ 4x 7x माइनस 4x इक्वल टू 28 24 है पहले यहाँ, ये 24। अब ये 28 इधर से हटाएंगे तो इधर भाग है तो गुना हो जाएगा। 7 घटाओ 4 यानी x 3x है, 3x बराबर ये हो गया। तो 3 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 3 भाग हो जाएगा। देख लीजिए 8 अट्ठी 64, 6 बच गया, 8 दूनी 16, 6 22 2 2 4। सी ऑप्शन हो गया आंसर। सतत 3 संख्याओं का योग 294 है। 3 कंटिन्यूअस संख्या का योग 294 है। सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? तो 3, इसमें देखिए 3 लगातार संख्या यानी x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसमें देखिए ये x औसत x हो जाएगा, तीनों का औसत x हो जाएगा, तो ये x हो गया। इन दोनों का योग देखिए 2x हो जाएगा, यानी कि 294 है। इसको 3 से भाग दे दिए तो पहली संख्या ये संख्या निकल गई, और 2x दे निकाल लिए, ये x का मान हो गया तो ये 2x हो गया मान। तो 2x निकाल लिए तो इन दोनों का योग हो गया, एक और x जोड़ देंगे तो तीनों का योग हो जाएगा। x माइनस 1 और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 1, बीच वाली संख्या हो जाएगी x। तो इन दोनों का योग 2x और इसको भी जोड़ देंगे 3x हो जाएगा। तो देखिए 3 से भाग देके 3 27 3 8 24 98 हुआ x का मान। तो ये x माइनस 1 जो है ये बीच वाला 98 हो गया, यानी कि 97 98 99। तो 98 गुना 2 कितना हो जाएगा? 97 और 99 जोड़ के कितना हो जाएगा? इस 100 में 1 कम, इस 100 में 3 कम, 1 और 3 4, 200 में 4 कम, 200 में 4 कम। विद्यार्थियों के अमुक संख्या के बीच 300 सेब समानतः बांटे जाते हैं। यानी कोई विद्यार्थी की कितनी भी संख्या है, विद्यार्थी की संख्या पता लगे, वही पता लगाना है। 300 सेब समान रूप में बांटे जाते हैं। 10 और विद्यार्थी होते तो प्रत्येक को 1 सेब कम मिलता। यानी कि यहाँ सबसे पहली स्थिति तो यह है कि जितने भी विद्यार्थी होंगे 300 को बराबर भाग दे देंगे, इससे भाग नहीं लगेगा। 40 से भी 300 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 55 से भी नहीं लगेगा, 50 इकलौता है जिससे कि लग सकता है। तो आपका आंसर हो गया 50। अब आप देख लीजिए वेरीफाई करके। 50 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और होते, 300 भाग पहले 10 होते तो 60 हो जाता, तो प्रत्येक को 1 सेब कम मिलता। 50 विद्यार्थी होने पर कितना से मिलेगा? 5 6 30। 60 विद्यार्थी रहने पर 6 5 30, यानी 50 विद्यार्थी पर 6 से, 60 विद्यार्थी पर 5 से, यानी 10 विद्यार्थी बढ़ गए तो सेब की संख्या 1 घट गई, 1 कम मिलता है। क्लियर है आपका? तो ऑप्शन से क्लियर है कि ऑप्शन डी होगा। लेकिन जब सोल्व करते तो इसको यही है, ये तो वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर सोल्व करते इसको प्रॉपर तरीके से बिना ऑप्शन के, फिर तो क्या होता? 300 भाग मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या x है, और उसके बाद इसमें घटा दिए 300 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, x प्लस 10 हो गई, 10 बढ़ गए तो इन दोनों का अंतर 1 हो गया। इसे इतना घटाओ इतना बराबर 1। अब इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकलेगा x का मान। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखकर आसान पड़ जाएगा आपको सॉल्व करना। एक संख्या को कि उसी के 2/3 से जोड़ने पर मूल्य 150 आता है, यह संख्या क्या है? x प्लस 2x/3 बराबर 150। एक संख्या, ये देख लीजिए, एक संख्या है और 1 प्लस 2/3 भाग उसका, यानी कि 5/3 भाग जो है 150 है। तो 3 उधर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 है 5 भाग हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा आपका। तीस 30 या 90, डी ऑप्शन।
6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपये है। एक पेन की 1/3 कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, यानी पेन की 1/3 कीमत बराबर पेंसिल की कीमत, यानी पेन बराबर ये पेंसिल का 3 गुना हो गया, यानी 3 पेंसिल का कीमत एक पेन की कीमत के बराबर है। 3 पेंसिल का कीमत एक पेन के कीमत के बराबर है, तो 6 पेन प्लस 3 पेंसिल्स का कीमत हो गया 84 रुपये। 3 पेंसिल का कीमत एक पेन के बराबर है, तो 3 पेंसिल है तो एक पेन लिख सकते हैं इसको। 6 पेन्स प्लस 1 पेन का कीमत हो गया 84। 7 पेन का कीमत हो गया 84 रुपया, तो एक पेन का कीमत 84/7, 84/7 हो गया 12 बरसते 84। एक पेन का कीमत हो गया, एक पेन का कीमत 12 रुपये, तो पेन का 1/3 जो होगा 4 रुपये, ये पेंसिल का कीमत हो जाएगा। अब निकाल लीजिए क्या मांग रहा है। 4 पेन और 5 पेंसिल, एक पेन 12 तो 4 पेन बच्चों के 48, एक पेंसिल 3, 4 रुपये, 4 रुपये निकला है, तो 5 पेंसिल 5 चौके 20, 48 प्लस 20 इक्वल टू 68, 68। सी ऑप्शन हो गया। निरंतर 3 विषम संख्याओं का योग 285 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 निरंतर विषम संख्या यानी x, x-2, x + 2, ये 3 विषम संख्या हो जाएंगी। इनका योग यदि 285 है, 3 संख्या है तो 3 से भाग दीजिए, ये औसत हो जाएगा, और बीच वाली संख्या जो है औसत हो जाती है कभी भी। अगर कोई समांतर श्रेणी में हो यानी बराबर अंतराल पर संख्याएं हो तो उनका औसत जो है बीच वाली संख्या होगी, और बीच में 2 संख्या हो तो दोनों का योग। 3 से भाग दे देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 27, उसके बाद 95 हो गया, यानी बीच वाली संख्या 95 हो गई। इसके 2 पहले जो है 93 और 2 बाद 97, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 93 होगी। सी ऑप्शन। एक रस्सी 6 मीटर के 36 समान भागों में काटी गई है। प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो कितने समान भाग बनेंगे। 6 मीटर के 36 समान भाग में काटी गई है, यानी कि कुल लंबाई 6 × 36 मीटर। 6 मीटर पहले लंबाई है छोटे भाग की। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि 6 से 3 मीटर बढ़ा के 9 कर दिया जाए, तो कुल रस्सी का लंबाई तो इतना हो गया। अब यदि प्रत्येक भाग का लंबाई 9 मीटर होता तो कुल कितने भाग बनेंगे, 9 से भाग दे दीजिए। 9 चौके 36, 6 चौके 24, 24 आंसर हो गया। डी ऑप्शन 24। एक संख्या को जब उसी के 5 गुना संख्या से गुना किया जाता है, x × 5x, तो मूल्य 720 आता है। वह संख्या क्या होगी, 5 से भाग दे दीजिए, 72 दूनी 144 हो जाएगा, ये कट के 144। x² 144, x हो गया 12, 144 का वर्गमूल 12, 12 आपका ऑप्शन ए 12। 250 ग्राम 250 ग्राम के एक पार्सल को बुक करने का डाक प्रवाह 75 रुपये है। 1.8 किलोग्राम के डाक पार्सल को बुक करने के लिए कितना डाक प्रभार होगा। तो देखिए क्या है, 250 ग्राम का 75 रुपये, तो 1 ग्राम का हो जाएगा 75 भाग 250, तो 1.8 किलोग्राम यानी कि 1800 ग्राम का कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 0 0 25 या 75 18 या 54 1 0 यानी कि 540 रुपये। बी ऑप्शन। यदि 4601 रुपये 37 लोगों के बीच समान मात्रा में बांटे गए तो 13 रुपये बच जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कितनी रकम मिली। 4601 रुपये यदि बांटे गए
37 लोगों में तो 13 रुपये बच जाएंगे, यानी इसमें 13 घटा दिए, उसके बाद जो है वो 37 लोगों में बराबर भाग में बट गया। तो 4601 में 13 घटा के 37 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 4588 भाग 37। अब देखिए 4588 में 37 से भाग दीजिए, 37 से 37 8 8, 37 दूनी 74, ये बच गया 14 8, 37 दूनी 74 दूनी 148, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 124। विजय 2 साल में 3 बार प्रत्येक बार 350 मिलीलीटर रक्तदान करता है। 6 वर्ष में वह कितने लीटर रक्तदान करेगा? 2 साल में 3 बार, 2 साल में 3 बार, तो 2 तिया 6 साल में 3 तिया 9 बार, 3 गुना कर दी दोनों तरफ। 3 साल में 9 बार, अब 9 बार है तो एक बार में कितना करता है? 350 ml, तो 9 बार में 9 से गुना कर दिए, 9 पचे 45, 4 9 27, 4 31, इतना ml 1000 से भाग दे दिए, यानी यहाँ दशमलव बैठा दिए, इतना लीटर हो गया 3.15। सतत 5 विषम संख्याओं का योग 245 है। सबसे बड़ी विषम संख्या के दुगुने और सबसे छोटी विषम संख्या के बीच का अंतर क्या है? 5 विषम संख्याओं का योग 245 है, तो 245 भाग 5, 24 दूनी 48, 49, तो 5 संख्या x, x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 2, x प्लस 4, ये 5 संख्या हो गई लगातार। तो 5 संख्याओं का औसत जो है बीच वाली संख्या हो जाएगी, यानी x जो है ये 49 हो गया। सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस 4, 49 प्लस 4 53। सबसे छोटी विषम संख्या x माइनस 4, 49 माइनस 4, कितना हो जाएगा? 45। अब देखिए सबसे छोटी 45, सबसे बड़ी 53। सबसे बड़ी विषम संख्या के दो गुने, 53 गुना 2 106, और सबसे छोटी विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 106 घटाओ 45 हो गया 61। हो गया ऑप्शन ए 61। हरकमल ने 8 किलोग्राम अंगूर 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 9 किलोग्राम आम 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने दुकानदार को कितनी राशि अदा की? सिर्फ गुना भाग करना है आपको। 8 किलोग्राम अंगूर 70 के भाव से प्लस 9 किलोग्राम आम 55 के भाव से, कैलकुलेट कर लीजिए पूरे का मान। 8 7 56, 1 0, प्लस 55 गुना 9, 9 5 45, 450 और 45 495, 660, ये हो गया 560, 495 लिख सकते हैं। 500 घटाओ 5, 500 प्लस 560 और 500, 1060 घटाओ 5, ये हो गया 1055। एक संख्या को उसकी 2/5 में जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 455 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या प्लस 2/5, ये हो गया 455, यानी कि ये हो गया 7 संख्या का 7/5 हो गया 455, तो संख्या हो जाएगी 5/7 गुना इसका 6 के 42, 7 5 35, 65 गुना 5, 65 गुना 10, 650 का आधा 325। एक संख्या का
उसी के 2/3 से गुना करने पर प्राप्त मूल्य 864 है। यह संख्या क्या है? संख्या का उसी के 2/3 2/3 से गुना करने पर 864 है। ये 2/3 यहाँ से हटाइए, यहाँ 3/2 हो जाएगा। 2 से भाग दे तो 4 3 2। x स्क्वायर बराबर 1296। 1296 होता है 36 का वर्ग। x हो गया 36, रूट 1296 यानी कि 36। 36 सी ऑप्शन। एक संख्या का 3/7 120 है, तो इस संख्या का 3/5 क्या होगा? x का 3/7 बराबर 120, तो x हो जाएगा 3/7 हटा देंगे, 7/3 हो जाएगा इसका। 3 40, तो x हो गया 40 गुना 7। तो इस संख्या का 3/5 क्या होगा? 3/5 क्या होगा? तो इधर भी 3/5 से गुना कर दिए। 5 8 40, 8 7 56 गुना 3, 50 गुना 3 150, 6 18, 150 और 18 168, 168। प्रत्येक बॉक्स में 250 ग्राम मिठाई भरी जाए तो 15 किलोग्राम मिठाई भरने के लिए कितने बॉक्स लगेंगे? प्रत्येक बॉक्स में, एक बॉक्स में 250 ग्राम, 4 बॉक्स में 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। तो 15 बॉक्स में 15 किलोग्राम मिठाई, 1 किलोग्राम 4, दोनों तरफ 15 से गुना कर लिए। ये हो गया 15 किलोग्राम, ये हो गया 15 चौके 60, 15 चौके 60, ए ऑप्शन 60। सतत 7 संख्याओं का योग 175 है। सबसे बड़ी संख्या के दुगुने और सबसे छोटी संख्या के तिगुने के बीच क्या अंतर है? 175 है 7 संख्याओं का योग, तो इसमें 7 में जो बीच वाली होगी, 3 इधर से 3 इधर, और बीच वाली जो है ये चौथी संख्या जो है, इसे 7 से भाग दे दीजिए, तो जो औसत होगा वो चौथी संख्या होगी। तो 7 से भाग देने पर 25 होगा, यानी कि 25 हो गई बीच वाली संख्या। इससे अधिक 26 27 28, ये पीछे जाइए, 24 23 22, यानी सतत 7 संख्याओं का योग 175 है। तो वो 7 संख्याएं ये है। तो सबसे बड़ी संख्या के दोगुने 28 का दोगुना 56, सबसे छोटी संख्या के तिगुने 22 का 3 गुना 66। तो 56 और 66 के बीच अंतर कितना है? अंतर 10 है। सबसे बड़ी संख्या के दोगुने और सबसे छोटी संख्या के तिगुने के बीच का अंतर क्या है? तो अंतर 10। अंतर का मतलब यहां गैप मांगा जा रहा है, तो गैप 10 है, सी आंसर हो जाएगा। सतत 5 विषम संख्याओं का योग 125 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल और दूसरे सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? 5 सतत विषम संख्या 125 है, 5 का 125 है, तो बीच वाली संख्या जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो क्या होगी? इसको 5 से भाग दे दीजिए, तो 25 जो है ये ठीक बीच वाली संख्या, 25 ठीक बीच वाली संख्या होगी। तो शेष संख्याएं क्या हो जाएगी? विषम संख्या है, तो लगातार 25 के बाद 27 29, इधर हो गया 23 21। ये ऐसी 5 विषम संख्या हो गई जिनका योग 125 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़ी 29, सबसे छोटे 21, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 21 गुना 29, इनका गुणनफल, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग। दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 127, 27 प्लस 27, इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालिए। 21 गुना 29, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर और प्लस 27 यानी कि 625 घटाओ 16 प्लस 27, तो देखिए 625 इसमें घटा दीजिए, 27 में 16 घटा दीजिए 11, तो 625 घटाओ 11 प्लस 11, 625 प्लस 11 हो गया 636। 636 हमारा डी ऑप्शन है। प्रत्येक टैंक में 126 लीटर ईंधन भरा जाता है, तो 1134 लीटर ईंधन भरने के लिए कितने टैंक लगेंगे? सीधा सीधा भाग हो जाएगा, 1134 भाग 126। 126 देखिए, 125 का 8 गुना कीजिएगा तो 126 का 8 गुना कीजिएगा तो 1008, तो 8 1 9, 9 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा, डी ऑप्शन। 9 बक्सों में दर्जनों में 864 केले पैक किए गए हैं। कुल केले 864 हैं जो कि दर्जन के हिसाब से हैं एक साथ। प्रत्येक बक्से में समान संख्या में केले हैं। प्रत्येक बक्से में कितने दर्जन केले पैक किए गए हैं? 9 बक्सों में दर्जनों में इतने केले पैक किए गए हैं। प्रत्येक बक्से में कितने दर्जन केले पैक किए गए? 864 भाग 9 कर दीजिए। 9 बक्से में 864 केले हैं तो एक बक्सा में 9 9 81, 9 4 54, 96। प्रत्येक बक्से में 96 केले हैं। प्रत्येक बक्से में कितने दर्जन केले पैक किए गए हैं? तो 96 केले कितने दर्जन हो गए? 12 से भाग कर दीजिए, 12 96, 8 दर्जन केले हैं प्रत्येक बक्से में। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना हो गया? यदि सभी का नोट एक एक रहता तो 16 रुपया। यदि सभी का नोट एक एक रहता तो कुल 16 रुपया। 4 4 रहता तो कुल 64 रुपया। 40 40 रहता तो कुल 640 रुपया। कुल 640 रुपया है उसके पास, यानी कि सभी का नोट 40 40 है, यानी कि कुल नोटों की संख्या 40 गुना 3 120। रस की एक दुकान को 7 दिनों में 35 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। 50 दिनों में उसे कितने किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी? 7 दिन में 35 किलोग्राम चाहिए, तो एक दिन में 35 भाग 7 यानी कि 5 किलोग्राम, तो 50 दिन में गुना कर दीजिए, 250 किलोग्राम। ए आंसर होगा 250 किलोग्राम। दीपक के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। प्राणियों के माथों की संख्या यानी कि सिर की संख्या 90 है, यानी कि दोनों बकरी और मुर्गी का योग जो है वो 90 है, जबकि पांव की कुल संख्या 248 है। तो दीपक के पास कुल कितनी बकरियां हैं? तो इसको देखिए, संख्या रेखा पर भी बनाते हैं, साथ ही आप मौखिक भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको रीजनिंग की तरह समझने का प्रयास कीजिए। कुल 90 सिर हैं, यानी कि अगर सारे बकरियां हो गई तो मिनिमम 180 तो होंगे ही पैर, 180 पैर होंगे, जबकि पैर वास्तव में है 248। तो 248 में 180 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 68। अब 68 जो है ये 34 जोड़ा है। 34 जोड़ा, यानी कि मुर्गी की अपेक्षा बकरियों के पास जितनी बकरी अधिक होगी, जितनी बकरियां होंगी उतने अधिक जोड़े पैर होंगे, क्योंकि ये इस दो में जो है सारे के 2-2 पैर, तो ये 2 तो इसमें शामिल हो गए। मुर्गी के 2-2 पैर तो मुर्गी का पैर कंप्लीट, लेकिन बकरी के 2-2 पैर इसमें शामिल हो गए। कुल 90 हैं, तो 2-2 पैर तो 180 में शामिल हो गए। शेष पैर बच गए 68, यानी कि कुल 34 बकरियां है, जिसमें कि 2-2 पैर यहां और बच गए। आंसर हो जाएगा 34। बिल्कुल मौखिक निर्धारित कर सकते हैं, सी आंसर होगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 6500 है, इसको आधा कर लीजिए, 3250।
यानी कि एक का स्क्वायर जो है 3250 से कम होगा, दूसरे का स्क्वायर 3250 से अधिक होगा। वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो देखिए 3250 के आसपास का सम संख्या कौन सा है जिसका वर्ग 3250 से एक का कम हो, एक का अधिक हो? तो 50 गुना 50 देखिए 2500 हो रहा है। 55 गुना 55 5 6 30 325, यानी कि 3250 जो है ये 55 से अधिक ही है दोनों। 55 से अधिक 56 और 58 हो जाएगा। 56 और 58 हो जाएगा। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो दोनों का इकाई अंक जोड़ लीजिए। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इकाई अंक 6 6 के 36 6 हो जाएगा। 58 का इकाई अंक जो हो जाएगा स्क्वायर का 8 8 64 4 हो गया। 6 + 4 10, अंतिम में 0 आ गया। 0 है 6500 में, इसलिए ये संख्याएं जो हो जाएंगी 56 और 58 हो जाएंगी। तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 56 है, बड़ी संख्या 58 हो जाएगी। डी आंसर होगा। विकास को प्रत्येक दिन काम करने के लिए 350 रुपए मिलते हैं। 31 दिन के महीने में वह 9800 रुपया कमाता है, तो उसने कितने दिन काम किए? 9800 350, महीना कितने दिन का यहाँ कोई महत्व है ही नहीं है। 9800 रुपया कुल मिलते हैं, 350 रुपया एक दिन का कमाई है। भाग दे दीजिए, कुल निकल जाएगा आपका कैलकुलेशन। एक दिन का 350 मिल रहा है, 2 दिन का 700, तो 9800 से भाग दे दीजिए 700 से 14, तो 14 2 दिन, यानी 14 दूनी 28 दिन। 28 दिन काम किया, जिसका वेतन मिला उसे 9800 रुपया। ये से भाग था इसमें। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी का योग क्या होगा? सतत 5 1 2 3 4 5, इनका योग 270 है। तो 270 को जब 5 से भाग दीजिएगा, 27 दूनी 54, ये बीच वाला जो है ये 54 निकल गया। सतत 5 संख्या 53 55 56, ये 5 संख्या हो गई जिनका योग 270 है। दूसरी और पांचवी का योग, दूसरी और पांचवी का योग 53 और 56 109, 53 और 56 का योग 109। 109 देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान स्वीट्स बांटी जानी थी, पर उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहे। इस तरह प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिली। प्रत्येक बच्चों को कितने स्वीट्स मिले, यानी वास्तव में कितने मिले? सभी उपस्थित होते तो कितना मिलना था वो नहीं। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसानी से। 450 बच्चों को एक समान स्वीट्स बांटी जानी थी, लेकिन बच्चे 150 अनुपस्थित रहे, यानी 1/3 नहीं आए। बच्चे रह गए 2/3। जब 1/3 बच्चे अनुपस्थित रहे तो बच्चे सिर्फ 2/3 आए, यानी कि बच्चों की संख्या जो 2/3 हो गई, 2/3। तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले स्वीट्स की संख्या, इसको पलट दीजिए, 3/2 गुना हो जाएगा। बच्चों की संख्या जब 2/3 गुना हो गया तो स्वीट्स की संख्या 3/2 गुना हो जाएगी। दोनों जब गुना कीजिएगा 3 3 कट गया, 1 रहेगा। ये 1 आना चाहिए। तो बच्चे की संख्या 2/3 हो जाने पर स्वीट्स की संख्या 3/2 हो जाएगी। 3/2 भाग हो गया, यानी कि 1.5 गुना। 3/2 1.1/2, एक तो मिलना ही था, आधा और मिल गया। यानी कि बच्चों को जितना स्वीट्स मिलना था उसकी अपेक्षा 1.5 गुना मिला, उसका आधा और मिल गया, जो बाकी नहीं है उनके बदले। तो अतिरिक्त कितना मिला? आधा मिल गया। 1 मिलना था, आधा और मिल गया। 1 मिलना था, आधा और मिल गया, कुल मिला इतना। 6 मिलना था, आधा उसका जो है 3, लोगों को 6 मिलना था प्रत्येक बच्चे को, उसका आधा 3 और मिल गया। क्या लिखा है? इस तरह प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिले। 3 अतिरिक्त स्वीट्स मिले तो बच्चों को मूल में मिलना था 6 स्वीट्स, मिल गए 3 अतिरिक्त, कुल 9 स्वीट्स मिले। प्रत्येक बच्चे को 9 स्वीट्स मिले। और यदि सभी बच्चे उपस्थित होते तो 6 स्वीट्स मिलते, लेकिन बच्चे की संख्या 2/3 हो गया तो स्वीट्स की संख्या 3/2 हो गया। तो 6 का जो है 3/2,
ये 9 गुण हो गया। इसको बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल आसानी से आप मौखिक बना सकते हैं। जो प्रक्रिया बताई गई है उस पर चिंतन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है। 748 को 4 से भाग दीजिए। 175 और 12 187। तो ये 187 जो है इसको बीच में रखिए, इसके दोनों तरफ दो दो सम संख्या लिख दीजिए लगातार, तो 4 क्रमागत सम संख्या हो जाएगी। 187 बाद 188 और 190, इधर हो गया 186 और 184। ये 4 वो सम संख्या हो गई क्रमागत जिनका की योग 748 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 184 है। 184 है, सी ऑप्शन। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 का योगफल 27 है लगातार, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा? 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या का योग 6 संख्या है, 3 यहां है, 3 यहां, ये लगातार 6 संख्या है। यदि पहली 3 का योग 27 यानी कि यहां पर 9 है बीच वाली, और ये 8 और ये 10, 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया कितना? 11 12 13 का योग 36। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 36 ए आंसर हो गया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहली 3 का योगफल जो 27 है तो औसत हो गया 9, तो अगला 3 का औसत 3 बढ़ जाएगा, इसमें औसत हो जाएगा 12। तो जब औसत 12 होगा तो कुल योग 36। एक ये तरीका हो गया। दूसरा आपको शॉर्टकट तरीका जो है, एक ये भी हो सकता है, रीजनिंग मेथड से दिमाग चलाइए तो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, किस तरह। दूसरी 3 संख्या का योगफल क्या होगा? यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कभी भी 3 से विभाजित होगा। तो पहली 3 का योगफल 27 है, अगली 3 का योगफल 27 से अधिक होगा और 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने वाला एक 36 है, एक 24 है, दूसरा कोई नहीं है। तो जब शुरुआती संख्याओं का योगफल 27 है तो बाद वाली संख्याओं का योगफल 27 से बड़ा होगा और 3 का गुणज होगा। तो 27 से बड़ा जो है 35 है, 36 है, और 3 का गुणज सिर्फ 36 है, आंसर हो जाएगा 36। आप एग्जाम में इस तरह भी दिमाग चला सकते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके अंकों में से 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्न के उत्तर दिए हों और कुल 200 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने सही उत्तर दिए? तो देखिए, इसको हम संख्या रेखा पर बनाते हैं, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सभी 200 प्रश्न यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं, तो यदि सभी आंसर सही करते तो कितना मिलता, सभी गलत करते तो कितना मिलता, और वास्तव में कितना मिला वो अनुपात मिला लीजिए, मिश्रण के सेंस में आंसर निकल जाएगा आपका। यदि सभी गलत करते तो कितना मिलता? गलत अंक के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो 200 प्रश्न, सभी 200 प्रश्न यदि गलत किए तो -200, और यदि सभी सही किए हों तो गुना 4 800, लेकिन वास्तव में कितना आया? 200। सभी गलत करते तो -200, सभी सही करते तो 800, जबकि वास्तव में मिश्रण आया, गलत और सही का मिश्रण आया 200। कुल 200 अंक प्राप्त किए। तो अब देखिए इनकी दूरी और इनकी दूरी, ये गलत वाला का रेशो है, ये सही वाला का रेशो है। तो -200 से 200 के बीच की दूरी हो गई 400, और 200 से 800 के बीच की दूरी हो गई 600। इन दोनों का अनुपात देखिए 2 और 3, यानी कि कुल 200 क्वेश्चंस हैं तो गलत वाला 3 अनुपात हो जाएगा और सही वाला जो है वो 2 अनुपात होगा। यानी 5 भाग में पलट दिए 200 को, कुल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस इनको 5 भाग में बांटे तो 2 और 3 के अनुपात में जब बांटिएगा तो 5 भाग में बांटिएगा तो 40, तो
तो 40 दूनी 80 और 120, यानी कि गलत वाले हो गए 120, सही वाले हो गए 80। आंसर क्या देना है? उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या कितनी है? जितने के सही उत्तर दिए उनकी संख्या है 80, जिनके गलत उत्तर दिए उनकी संख्या है 120। जो भी आपको मांगता है आंसर आपका निकल जाता। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। एक धनात्मक संख्या का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। आपके पास ये इक्वेशन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, या आप संक्षिप्त में करना चाहते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने की अपेक्षा आप इस क्वेश्चन में जाइए वैल्यू पुटअप मेथड पर। एक तरफ से पुटअप करते जाइए, इसको पुटअप कीजिए, आंसर निकल गया, ठीक है, नहीं निकला इसको पुटअप कीजिए, आंसर निकल गया, ठीक है, नहीं निकला इसको पुटअप कीजिए, इससे भी नहीं निकला तो फाइनल आंसर आपके पास ये हो जाएगा। एक तरफ से पुटअप करते जाइए, दिमाग में तेजी से गुना का कैलकुलेशन कीजिए। देखिए पहले 3 रखिए, 15, 3 3 9 दूनी 18, घटाओ 3 15, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह जब भी हो तो वैल्यू पुटअप कीजिए, आसानी से निकाल लीजिएगा आप कम समय में। प्रोसेस तो यह है कि एक समीकरण बन गया, आप इस समीकरण को सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। लेकिन जब एग्जाम में आपको एमसीक्यू में टिक लगाना हो तो एमसीक्यू में सिर्फ आपका लक्ष्य होता है कि सही आंसर कैसे निकालें। प्रक्रिया बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया बिल्कुल मायने नहीं रखती। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अंकों का स्थान अदला बदली कर देने से जो है मूल संख्या से बनने वाली संख्या जो है वो मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या क्या होगी? अंकों का स्थान अदला बदली कर देने पर जो 18 आ रहा है अंतर, तो आपको इस पर एक ट्रिक है। जो भी आएगा दोनों को अदला बदली करने पर जो घटाएंगे तो उसका अंतर निश्चित रूप से 9 का गुणज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट यहां ये है कि 9 का गुणज होगा। 9 का गुणज 9, 18, 27, 36 कुछ भी होगा। और ये क्या होगा इसमें से, ये भी एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा। इनका ग्राउंड क्या है, ये जो होगा तो ये आपको कहां हेल्प करेगा। ये जो है 18 हो गया अंतर, यानी कि यहां जब होगा 9 होगा, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच 1 का अंतर है। 9 का जितना गुणज होगा उतना अंतर होगा दोनों संख्याओं के बीच। यदि दोनों संख्याओं के बीच 9 का अंतर है तो वो संख्याएं हो जाएगी, उन संख्याओं के बीच 1 का अंतर होगा। यदि अदला बदली करने पर 18 का अंतर है तो संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा। 27 का अंतर है तो संख्याओं के बीच 3 का अंतर होगा। 36 का अंतर है तो संख्याओं के बीच 4 का अंतर होगा। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास अंतर दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हमारे पास देखिए मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि मूल संख्या अधिक है। अदला बदली करने पर जो है 18 कम हो रहा है, मूल संख्या अधिक है, इस चीज को ध्यान रखना है। दोनों अंकों का योगफल 10 है, अदला बदली करने पर जो है 18 का हो जाए, यानी कि दोनों अंकों के बीच जो है 2 का अंतर है। 18 में 2 का अंतर है, दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर है और योग 10 है। तो देख लीजिए 6 और 4, 4 और 6 होगा संख्या, 2 का अंतर है, योग 10 है। अब देखिए मूल संख्या से 18 कम है, यानी मूल संख्या अधिक है। इससे कौन कौन सी संख्या बनेगी? 64 और 46। तो मूल संख्या से 18 कम यानी कि मूल संख्या अधिक है। मूल संख्या हमारा 64 हो गया, अदला बदली करने पर 46 बन रहा है जो कि मूल संख्या से 18 अधिक कम है, यानी मूल संख्या हमारा 64 हो गया। मूल संख्या 64 हो गया। ये तो हो गया एग्जैक्ट प्रोसेस निकालने का, जो कि आप एग्जाम में निकालने, कोई भी आपका टिपिकल सिचुएशन है तो भी। लेकिन इसी में यदि आप ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो आप और आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शंस आपको दिखा देंगे। संख्याओं का योग 10 है, नहीं होगा। संख्याओं का योग 10, संख्याओं का योग 10, संख्याओं का योग 10 नहीं होगा। आपके पास संख्याओं का योग 10 वाली 2 ही संख्या है। अब इसमें से देखिए मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि मूल संख्या अधिक है। ये दोनों आपस में ही अदला बदली वाला है और उसमें मूल संख्या अधिक है, तो मूल संख्या 64 हो जाएगा। सी आंसर 64। दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनका गुणनफल 20 है।
दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? आपके पास ये दो इक्वेशन है, देखिए व्युत्क्रमों का योग 1/x + 1/y, ये क्या हो जाएगा? xy x + y, तो x + y 10/20, 1/2, सी आंसर 1/2। किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या का प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या यानी कि योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा? 2 संख्या, ये दिमाग चलाइए, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए इसमें दिमाग में। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि 2 संख्या 2 और 5 है, तो 25 बन गया, अंकों को बदल दिए 52, दोनों को जोड़ दिए, यानी कि दोनों तरफ ये 2 और 5 जोड़ रहा है 7 और 7। कोई भी संख्या होगा तो इसी तरह संख्या दोनों का योग जो है 8 और 8, 9 और 9, क्योंकि दोनों तरफ दोनों संख्या हो गया, दोनों संख्या यहाँ बराबर हो जाएगी। जब दोनों संख्या बराबर है तो वो निश्चित रूप से इससे भाग होगा 11 से। यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 3 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, इसको आसानी से बना सकते हैं आप, या तो एग्जैक्ट जो प्रक्रिया है x + 2 110, आपके पास ये समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या x निकाल लीजिए, x का मान वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग होगा ये प्रक्रिया, इसलिए आपको बियॉन्ड रूल जाना पड़ेगा, मैथ को रीजनिंग की तरह बनाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, सिर्फ आंसर निकल जाएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या को इसके लगभग बीच में लीजिए, 110 को 3 से भाग दीजिए, जनरली कोई भी यहाँ पर हो, यहाँ तो छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से मौखिक कैलकुलेट कर सकते हैं पुट अप करके, लेकिन ऐसे जब भी हो तो 110 जो भी संख्या उसको 3 से भाग दीजिए, लगभग में कितना आएगा? 33 × 99, 34 35 36, 36 × 108, तो 36 जो भी आ रहा है ये, तो यानी कि बीच वाला संख्या लगभग इसके स्क्वायर, इसका वर्गमूल के आसपास होगा, यानी कि बीच वाला संख्या जो है लगभग 6 होना चाहिए, और इधर 5 इधर 7, ये हमेशा जो है बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा। ये संख्या जो 3 से भाग देंगे आप तो बीच वाली संख्या के वर्ग से थोड़ा सा ही अधिक होगा, इसे सीधा 3 से विभाजित कीजिए, जो भी संख्या दिया हो, यहाँ तो छोटा है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी भी संख्या दी हो तो इसको निकाल 3 से भाग दीजिए, और ये हमेशा बीच वाले संख्या के वर्ग से थोड़ा सा अधिक होगा, यानी कि यहाँ निश्चित रूप से 5 6 7 का वर्ग का योग जो है 110 होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 हो जाएगी। आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, इसको मान निकालिए, 25 36 49, 25 36 49, 9 6 15 5 20, 20 40 40 80 30 110, आपके पास सबसे छोटी संख्या 5 है। आप इन प्रक्रिया को समझिए और मैथ को रीजनिंग के तरीके से सॉल्व कीजिए। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ों को उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है? 10,914 रह गया तब, जबकि 111 पेड़ उखड़ गए, तो जोड़ दीजिए, यानी प्रारंभ में पेड़ों की कुल संख्या कितनी थी? 5 2, ये हो गया प्रारंभ में पेड़ों की संख्या। तो प्रारंभ में पेड़ों की संख्या जो 11,025 थी, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं, यानी कि इधर से यदि 9 लाइन है तो इधर से भी 9 लाइन है, कुल 81 पेड़, कुल 81 पेड़, यानी कि पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 81 का वर्गमूल, यानी कि जो भी ये है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल देख लीजिए कितना होगा, 100 तो नहीं होगा, 105 गुना 105, 105 का वर्गमूल कितना हो जाएगा?
105 का वर्ग, 115 का वर्ग, 125 का वर्ग। तो देखिए 105 का वर्ग कितना होगा, 10 गुना 11, 110 और 25, 110 25, यानी आंसर हो गया 105। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या 105 है और प्रत्येक पंक्ति में भी 105 पेड़ हैं। यदि आप 115 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा, 11 गुना 12 132, इस पर 25 बैठा दीजिए, इतना हो गया। यदि आप 125 का वर्ग निकालेंगे तो 12 जो है यहाँ 12 गुना 13 156, उस पर 25 बैठा दीजिए, ये हो गया उसका वर्ग। आपको गुना भाग वर्ग करने का तरीका ढेर सारा बहुत पहले बताया जा चुका है, उनकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। बॉयज की संख्या के वर्ग से गर्ल्स की संख्या का वर्ग कितना कम है, 28 कम है, अंतर 28 हो गया। यदि दो लड़कियां अधिक होती तो लड़कों और लड़कियों की संख्या समान होती, यानी कि लड़का और लड़की का अंतर बॉयज घटाओ गर्ल्स, ये कितना हो गया 2, क्योंकि दो लड़कियां अधिक होती यानी कि तो बराबर हो जाता। तो आपके पास ये दो स्थिति निकला है, इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी 2 है बराबर 28, 2 से कटा दीजिए 14, बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 14, बी आंसर 14। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और उसे कुल 150 अंक प्राप्त हुए हों, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए इसको बिल्कुल आसानी से जो है संख्या रेखा पर बना सकते हैं। 4 अंक दिए जाते हैं, सभी 75 प्रश्न, यानी सभी गलत हो गए -150 अंक, सभी सही हो गए तो 300 अंक मिले, जबकि वास्तव में से कितने मिलते हैं 150, वास्तव में मिलते हैं 150 अंक प्राप्त हुए, यानी कि सभी सही होते तो 300 प्राप्त होते, सभी गलत होते तो -150 प्राप्त होते। वास्तव में मिले हैं कितना, गलत और सही का जो मिश्रण है कुल 150 मिला है। अब देखिए इनसे दूरी -150 से 150 बीच की दूरी 300, 150 से 300 के बीच की दूरी 150, 150, इन दोनों का अनुपात देखिए कितना हो गया, 2 और 1 का अनुपात है, यानी कि सभी 75 प्रश्न हैं तो इधर 50 हो गया और ये 25 हो गया, 2 और 1 में बांट दिए तो, यानी कि सही उत्तर की संख्या 50, गलत उत्तर की संख्या 25। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए 50, बी आंसर हो जाएगा। गलत कितने के दिए तो 25 हो जाता। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों ओर के पृष्ठ संख्याएं क्या होंगी। तो 1 से 20 तक मान लीजिए कि है, तो सभी का जोड़ कितना होगा, वो 195 से निश्चित रूप से अधिक होगा। तो 195 से अधिक होगा तो कितना होगा, उसको 2 भाग में बांट लेंगे, लगातार संख्या का योग हो जाएगा वो। तो देखिए 1 से 10 तक का योग होता है 55, बचपन में आपने पढ़ा होगा। 11 से 20 तक का 155, दोनों का योग कितना हो गया 210। 195 से कितना अधिक है 210, 15। तो 15 जो है जो लुप्त पन्ना है उसी के संख्याओं का योग है। तो देखिए किसका योग 15 होगा, दो लगातार संख्या है, 7 और 8 का योग 15 है, डी आंसर हो जाएगा। यहां मेन है आपको इसका योग कितना आसानी से आप कर पाते हैं। तो बचपन में आपने रटा होगा 1 से लेकर 10 तक का योग जो है लगातार 55, 1 से 10 तक का योग 55, 11 से 20 तक का योग 155, 21 से 30 तक का योग 255, 355, 455, इसी तरह योग आता था। तो आप आसानी से निकालिए दोनों का योग, या इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप
1 से 20 तक का देखिए औसत विधि से, कोई फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं है। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 + 20/2। ये लगातार संख्याओं का औसत है। 1 + 20/2। तो यदि औसत हो गया तो कुल योगफल गुना 20 कर दिए, ये 10। 20 + 1 21 गुना 10 210। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं योगफल। एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया। गुना की जाने वाली संख्या क्या थी? 53 के जगह 35 से कर दिया, कितने कम से गुना किया वो? तो 53 घटाओ 35 कर दीजिए, 35 10 45 10 55 18। 18 कम से गुना किया और वास्तव में कितना कम आया? 1206। तो 1206 को भाग दीजिए 18 से, तो सामने वाले किस संख्या से गुना करें वो संख्या निकाल जाएगी। 18 95 68 के 108। 108 के बाद कितना बच गया? 120 में 12 18 126, यानी निकल गया 67। वो गुना कितने से कर रहा था? गुना की जाने वाली संख्या जो है 67 थी। इसको उसको 53 से गुना करने के लिए किया गया था, लेकिन उसने 35 से गुना कर दिया और वास्तव में अंतर एग्जैक्ट 1206 कम आया। आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने 88 प्रश्न सही किए और 12 प्रश्न गलत किए तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखिए 88 सही किए तो कुल मिला कितना? 88 गुना 2 176 सही होने का कारण हुआ। और कुल 12 प्रश्न गलत किए तो गलत होने पर कितना कटा? प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.2, यानी कि 12 दूनी 24, 2.4 अंक कट गया। 176 में घटा दीजिए 2.4, ये कितना हो गया? 173.6। 173.6 बी आंसर हो गया। बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने कुल 145 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने प्रश्न गलत किए? 100 क्वेश्चंस हैं, कुल 145 अंक प्राप्त किया। यहाँ अटेम्प्ट की संख्या नहीं दी है तो मान लेंगे कि 100% अटेम्प्ट किया जाता है। तो देखिए इसको संख्या रेखा पर बनाते हैं, आसानी से बनेगा। तो संख्या रेखा पर देखिए, यदि सभी प्रश्न गलत करते तो क्या अंक होता? 100 प्रश्न एक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाता है, यानी कि 20 अंक होता, -20। यदि सभी गलत होता तो उसका अंक हो जाता -20। और यदि सभी सही हो जाए तो 100 प्रश्न है तो उसका हो जाएगा मार्क्स 200। तो लेकिन आ कितना रहा है? मिश्रण जो है 145 अंक प्राप्त हुआ, इनके बीच 145। तो अब देखिए गलत, रॉन्ग और राइट, रॉन्ग और राइट का रेशियो क्या होगा? तो -20 हो गया। यदि सभी गलत करता तो -20 अंक मिलता है, सभी सही करता तो 200 अंक मिलता, जबकि दोनों का मिश्रण मिला है 145 अंक। तो देखिए यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो गई और यहां से यहां तक की दूरी, -20 से 145 के बीच की दूरी 165 हो गया। 0 से 145 और 0 से इधर 20, कुल 165 की दूरी हो गई। 145 से 200 के बीच की दूरी कितनी हो गई? 55। अब ये दोनों देखिए, रॉन्ग बटा राइट, ये क्या हो गया? रॉन्ग का वेटेज ये हो जाएगा और राइट का वेटेज ये हो जाएगा, पलट देंगे। 55/165, 55 गुना 3, यानी कि गलत और सही का अनुपात 1:3 है, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन है तो 100 में देखिए इधर 25 कर दीजिए, गुना 25 कर दीजिए, क्या हो गया? 25/75। गलत और सही का अनुपात जो है 25/75 है, यानी कि 25 सही और 75 गलत, कुल 100 में से। उसने कुल कितने प्रश्न गलत किए?
25 प्रश्न गलत किए। यदि कुल कितने प्रश्न सही किए रहता तो 75 हो जाता सही प्रश्न। बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है, तो कितने गलत उत्तर करने पर किसी अभ्यर्थी को एक सही प्रश्न के प्राप्तांक का नुकसान होगा? एक सही प्रश्न का प्राप्तांक कितना हो गया? 2। एक गलत का निगेटिव कितना हो गया? 0.2। एक गलत होने पर जो है 0.2 अंक काटा जाता है। इसको 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 10 गलत यदि करता है तो 2 अंक कटेगा और ये 2 अंक एक प्रश्न पर भी प्राप्त होता है। यानी कि कितने उत्तर गलत करने पर, 10 उत्तर गलत करने पर अभ्यर्थी को एक सही प्रश्न के प्राप्तांक का नुकसान होगा। 10 उत्तर गलत करेगा तो 2 अंक कटेगा और ये 2 अंक जो है एक प्रश्न का अंक है। एक सही करने पर एक सही प्रश्न का प्राप्तांक 2 अंक है और 10 गलत करने पर 2 अंक कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितने सही प्रश्न कर कितने गलत उत्तर के लिए उसे एक सही प्रश्न का प्राप्तांक का नुकसान होगा, तो हो जाएगा 10। डी आंसर। यानी कि यदि कोई अभ्यर्थी 10 गलत करता है और एक सही करता है तो ओवरऑल मिला के 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं 1/10 निगेटिव। डी आंसर हो गया। बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने 60% प्रश्न सही किया और कुल 116 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए? 100 प्रश्न हैं और 60% सही किया, यानी कि 60 क्वेश्चन सही किया। इसे कुल कितना मिलेगा? 60 सही करने पर 120 अंक, जबकि मिला कितना? 116। वास्तव में प्राप्त किया 116, यानी कि 4 उसका निगेटिव के कारण कटा और एक क्वेश्चन पर 0.2 निगेटिव है तो 4 कितने पर कटा? 4 भाग 0.2, 10 में हटाइएगा, गुना 10, 2, यानी 20 गलत किए। 20 गलत किए जिसके लिए उसका 4 अंक कटा। तो 20 गलत किया, 60 सही 20 गलत, तो 60 और 20 कुल 80 अटेम्प्ट किया, यानी अन अटेम्प्ट कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो 20 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया। 60 सही किया, 20 गलत किया, 20 को अटेम्प्ट नहीं किया निगेटिव मार्किंग के कारण या फिर समय नहीं मिलने के कारण, जिस भी कारण से रहा हो। तो कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए? 20 प्रश्न। सी आंसर हो गया। एक व्यक्ति को एक बोतल भरने में 6 मिनट लगते हैं। सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक 1845 बोतलें भरी जानी हैं, तो इस काम के लिए कितने लोग लगाए जाने चाहिए? 6 मिनट लगता है, 11 से 12:30 बजे तक 1.5 घंटे हुए, यानी कि 90 मिनट। अब 90 मिनट में एक आदमी 6 मिनट में एक बोतल भरता है, तो 90 मिनट में 90/6 15, 1.5 घंटे में 15 बोतल भरेगा। जितना समय दिया गया है उतना देर में एक आदमी 15 बोतल भरेगा, तो कुल भरा जाना है 1845 बोतल। तो प्रत्येक आदमी 15 बोतल भरता है, तो कितने लोग चाहिए? भाग 15। तो भाग 15 तो देख लीजिए कितना होगा। इसको कटाइए 15 से, 15 × 45, 15 × 1 = 15, 3 बच गया, 3 × 4 = 34, 15 × 2 = 30, 4 बच गया, 4 और 5 = 45, 15 × 3 = 45, 123 ऑप्शन ए हो गया आंसर, 123।